दोस्तों, इस YouTube चैनल एनीमे एक्सप्लेनर बघेल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एंड तक जरूर से बने रहिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड के सेटिंग में हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर एक डिटेक्टिव जिसका नाम वूजिन है, वो अपने कुछ ऑफिसर साथियों के साथ में, जहाँ सामने की तरफ 2 क्रिमिनल बैठे हुए हैं जो यहाँ पर सरेंडर करने आए हैं। इनसे बात करने से पता चलता है कि इनको कुछ शैडो मॉन्स्टर ने बुरी तरह से डराया है और इसी डर के कारण यहाँ पर वे सरेंडर करने आए हैं। और मॉन्स्टर ने इन्हें धमकी भी दी है कि 24 घंटे के अंदर अगर इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो मॉन्स्टर वापस आकर इन्हें मार देंगे। वूजिन और पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी ऑफिसर होते हैं उनको इस कहानी के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। वो डिसाइड करते हैं कि इन क्रिमिनल में से एक क्रिमिनल को वो अरेस्ट नहीं करेंगे और खुला छोड़ देंगे और उसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे। इस तरह से उसको पकड़ पाएंगे जो इन सभी को बुरी तरह से डरा रहा है। उस पुलिस स्टेशन के कुछ हाईवर ऑफिसर इस स्पैम को बनाने के बाद में वूजिन से इस बारे में बात करते हैं। वूजिन इस बारे में साफ मना कर देता है और कहता है क्रिमिनल्स की जान को खतरे में डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कितनी मुश्किल से ये सरेंडर करने के लिए आए हैं, अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो हो सकता है कि ये भाग जाएं। ऑफिसर्स वूजिन की बात को ये कहकर टाल देते हैं कि ये पूरे समय क्रिमिनल्स के ऊपर नजर बनाकर रखेंगे और इसे खुला नहीं छोड़ेंगे और एक बंद कमरे में रखेंगे। अगर सच में कोई शैडो मॉन्स्टर होगा तो वैसे भी वो अंदर आ जाएगा। और ये तो पूरी तरह पक्की बात है। ये दोनों क्रिमिनल जो कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से झूठ है, जो इनकी कोई अलग से चाल है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। इसे समझने के लिए ये तो करना ही होगा। वूजिन अभी भी तैयार नहीं होता है। वो कहता है लेकिन क्रिमिनल्स की जान को ऐसे खतरा में नहीं डाल सकते हैं। अगर कोई सच में इन्हें कोई मारने के लिए आ गया तो ऑफिसर कहता है तो हम किस लिए हैं? हम पूरी समय इन पर नजर रखने वाले हैं। अगर कोई भी इन्हें मारने के लिए आ गया तो हम रिस्क लेंगे। अब सब कुछ डिसाइड हो चुका है। अगर तुम चाहे तो हमारे साथ में चल सकते हो। ये पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस है। तुम चाहो तो रुक जा सकते हो। वूजिन और सारे क्रिमिनल को लेकर एक गोदाम के अंदर आते हैं जो कि बंद है। 24 घंटे निगरानी रखने लगते हैं। इस टाइम पर होता यह है कि एक क्रिमिनल रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पर मत छोड़ो, लेकिन ये ऑफिसर्स नहीं मानते हैं। 24 घंटे पूर्व हो जाते हैं, कोई भी रिएक्शन दिखाई नहीं देता या कोई भी दिक्कत दिखाई देता है। ऑफिसर कहता है कि आप देखो कुछ भी नहीं हुआ है। इसी टाइम पर वहाँ पर कुछ एक्टिविटी होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर कोई एनर्जी फुल हो जाती है। अचानक से एक शैडो का जोर से अटैक होता है जो कि सीधे उन ऑफिसर के ऊपर होता है। दोनों ऑफिसर छत से टकरा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। वूजिन और वो क्रिमिनल ही होते हैं जो पूरी तरह से होश में होते हैं। इन दोनों को दिखाई देता है कि जमीन के अंदर से कुछ मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं। ये शैडो मॉन्स्टर्स ही हैं जिन्हें देखकर ये क्रिमिनल और इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वूजिन भी अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। शैडो मॉन्स्टर काफी तेज से उन क्रिमिनल के पास आता है और उसको मार देता है। वूजिन बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा होता है। वो शैडो मॉन्स्टर क्रिमिनल को बुरी तरह से मारता है, उसकी पूरी बॉडी का जूस बना देता है और फिर जिस तरह से उस जगह पर आए थे उस तरह से वहाँ से चले भी जाते हैं। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद वूजिन वो सोचने लगता है कि मैंने ये क्या देख लिया, अब मैं किस तरह से इस बात का विश्वास दिलाऊंगा कि मैंने क्या देखा है। इसके बाद स्टेशन शिफ्ट होता है। हम वापिस से उस पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर इन तीनों से भी ऊपर एक हाईवर ऑफिसर है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उन तीनों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक क्रिमिनल जो कि सरेंडर करने के लिए आया था उसे इस तरह से लेके जाने की। ये कहते हुए हायर ऑफिसर उन तीनों के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और उन तीनों से पूछ रहा होता है कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होता है क्योंकि यह दोनों ऑफिसर तो बिना कुछ देखने से पहले ही बेहोश हो चुके थे। विजुन अकेला ही था जिसे सब कुछ देखा था, लेकिन उसे भी शक था कि कोई भी उसके बात को मानेगा नहीं, इसलिए विजुन किसी को बताता नहीं है। कमिश्नर विजुन से पूछता है कि तो तुमने ही तो वहाँ पर वो एम्बुलेंस को बुलाया था, यानी कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने देखा होगा। वूजिन इस बात को टालते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से शॉक हो गया था। वहाँ पर जो कुछ भी मैंने देखा वो सब मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ था और जब तक मुझे समझ में आया उस क्रिमिनल की वहाँ पर डेथ हो चुकी थी। ये सुनकर वह हायर ऑफिसर कहता है ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, इसके लिए बड़े ऊपर तक जवाब देना होगा। अभी के लिए इस केस को यहीं पर बंद कर दो, इसके बारे में बिल्कुल भी एक भी इंफॉर्मेशन यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहिए। यह कहकर वह हायर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वूजिन नहीं मानता है। पहले तो वूजिन खुद ही इस केस को लेने से मना कर रहा था, अब वो खुद ही आगे बढ़कर इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना लगता है जिसमें यह सब जो कुछ भी हो रहा है, ये सारे सरेंडर जो भी क्रिमिनल अपने सरेंडर कर रहे हैं, ये सब के सब फरवरी और मार्च से स्टार्टिंग हुए हैं। विजुन इस बारे में अपने साथी से बात करता है जिससे पता चलता है कि फरवरी का और इस मार्च का स्टार्ट वो टाइम है जब स्टूडेंट अपने स्कूल को ज्वाइन करते हैं। वैसे इन्फॉर्मेशन कुछ खास नहीं था, लेकिन क्योंकि मुजरिम डिटेक्टिव है इसलिए उसे इस इन्फॉर्मेशन के सुनने के बाद काफी कुछ समझ में आने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें सुबह के टाइम दिखाई देता है कि स्कूल के अंदर कब से स्टूडेंट जा रहे हैं। इंग्लिश स्टूडेंट में से एक है संजिन वू। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर संजिन वू ने इसी साल इस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है। संजिन वू के बारे में उसका प्रिंसिपल और पीटीआई आपस में कुछ बातें चल रहे हैं। ये दोनों बात करते डिसाइड कर रहे हैं कि किस किस को हिट लिस्ट में शामिल करना है। इस तरह ये दोनों स्कूल के कुछ बदमाश बच्चों को अलग कर लेना चाहते हैं। इसी लिस्ट के अंदर
संजिन वू का नाम ही है, क्योंकि संजिन वू 2 साल तक गायब था और 2 साल के बाद में उसने वापस से स्कूल में ज्वाइन किया है। स्कूल का प्रिंसिपल पीटीआई से इस लड़के संजिन वू से बात करने के लिए कहते हैं। पीटीआई फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये सब मुझे ऐसे ही कोबरा नहीं कहते हैं, मैं एक बार इस लड़के से बात करूंगा और उसको सीधा कर दूंगा। ये कहते हुए वो पीटीआई, जिसका ओरिजिनल नाम मिस्टर पार्क है, ये उस ऑफिस से बाहर निकल जाता है। इसके बाद असेंबली का सीन दिखाई देता है जहाँ पर संजिन वू खड़ा होता है। इसी टाइम पर पीटीआई पार्क इस जगह पर पहुंच जाता है। उसकी नजर सीधे संजिन वू की तरफ पड़ती है। वो संजिन वू की तरफ बढ़ने लगता है और वो सोचता है आज तक इस स्कूल के अंदर पहले दिन है, आज ही के दिन इसे मैं पूरी तरह से लड़ दूंगा। एक बार जब मुझसे यह डर जाएगा तब इसके बाद मैं कोई भी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। यह कहते हुए पास में आकर उसे कहता है, ए लड़के, तुम यहाँ देखो, तुम्हें पता नहीं है स्कूल यूनिफॉर्म में ग्लव्स अलाउड नहीं है, तुमने ग्लव्स पहन रखे हैं। यह सुनकर पीटीआई को संजिन वू के पीछे एक शैडो मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि किसी और को दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसे देखकर पीटीआई अपनी चीख को रोक देता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है और किसी दूसरे को चिल्लाने लगता है और सोचता है अभी मैंने ये क्या देख लिया, सच में वहाँ पर एक मॉन्स्टर था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम सेक्शन को उसी क्लास में देखते हैं। सभी स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। संजिन वू अपने अलग टेबल में बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम योन गिल है। इन दोनों के बीच में बात चल रही होती है। तभी वहाँ पर क्लास के कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और संजिन वू को परेशान करने के लिए उसके ग्लव्स के बारे में बात करने लगते हैं और जबरदस्ती उसे ग्लव्स उतारने के लिए कहते हैं। संजिन वू उसके लिए मना करता है। संजिन वू के पास में जितने मॉन्स्टर होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं। संजिन वू अपने मॉन्स्टर को शांत करने लगता है और जब वो स्टूडेंट ज्यादा जिद करने लगते हैं तब संजिन वू अपना ग्लव्स उतार देता है। संजिन वू के हाथ बहुत ज्यादा खराब होते हैं, जो कि संजिन वू के फायरफाइट के अंदर हुए होते हैं। काफी सारे घाव थे लेकिन कम हो गए। हाथ के घाव वैसे की वैसे ही रह गए। हाथ के इन घावों को देखकर उन स्टूडेंट को भी अजीब सा लगता है। वो संजिन वू को वापस से उसे ग्लव्स पहनने के लिए कहते हैं और संजिन वू के ग्लव्स उतारने के मान जाने के लिए गुस्सा करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसी टाइम पर संजिन वू की एंड शैडो मॉन्स्टर उन लड़कियों की शैडो से गुजरती है और उन्हें परेशान करने के लिए उनमें कुछ न कुछ कर देती है, जिससे साथ ही साथ सभी गिर जाते हैं। उस क्लास के आसपास में जो भी बाकी स्टूडेंट रहते हैं वो ये सब देख लेते हैं और उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शैडो मास्टर वापस से संजिन वू के पास आ जाता है। इसके बाद में अगले सीन में हम संजिन वू और योन गिल एक कॉरिडोर के अंदर घूमने लगते हैं। योन गिल संजिन वू को एक क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है। संजिन वू ने पहले एक क्लब सोच रखा होता है जो कि यह ट्रैक फिट क्लब। इसके बाद में संजिन वू इस क्लब की ज्वाइनिंग के लिए जाने लगता है। योन गिल विसंजू के साथ होता है, जो कि क्लब के कैप्टन टीम में बात करने लगता है। क्या तुम दोनों साथ में इस क्लब में जाते हो? मैं अकेला ज्वाइन करूंगा इसी टीम पर। उस क्लब के बाकी मेंबर के साथ कहने लगता है कि वैसे भी टाइम पर हमें किसी नए मेंबर की जरूरत नहीं है। तभी क्लब कैप्टन संजिन वू से पूछता है, क्या तुम एक एथलीट हो? संजिन वू कहता है नहीं। कैप्टन कहता है कि हमारे पास में ट्रैक फील्ड का ट्रेनिंग का किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है। संजिन वो इसके लिए पूर्व मना कर देता है। यह सुनकर बाकी क्लब मेंबर्स के ऊपर मुझे कुछ कहने लगता है। वो उसे कहने लगता है, क्या तुम यहाँ सोच कर आए हो? तुम्हारे पास ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही कुछ है, तो तुम्हें इस क्लब में ऐड नहीं किया जाएगा। इसी टाइम पर हमें पता चलता है कि संजिन वू को इस क्लब में ऐड करना बहुत ही जरूरी है। वो एक लड़की के लिए कर रहा है, जो कि एक हायर रैंकिंग हंटर बनने से पहले एक ट्रैक फील्ड स्टार थे। इस टाइम पर बाकी के मेंबर्स संजिन वू को वहाँ से भगाने लगते हैं। तभी एक दूसरे मेंबर शुरू होता है और फिर लगता है कि जैसे कि अभी हमने कहा हमारे क्लब के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इसलिए हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। तुम्हें इस क्लब के अंदर खुद से अपनी जगह बनानी होगी और अगर तुम उसे रेस देते हो तो उसके अंदर तुम इंटर कर सकते हो, और अगर वह इस रेस के अंदर तुम हार जाते हो तो तुम्हें 1 महीने तक हमारे कपड़े धोने का काम करना होगा, जिसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। संजिन वू बिना कुछ सोचे इसके लिए हाँ कर देता है। इसके बाद में हम उस पीटीआई को दिखाते हैं जिसकी हालत अब ठीक है। उस पीटीआई के पास में एक दूसरी टीचर उसकी हालत पूछने के लिए आई और पीटीआई खड़ा होकर खिड़की से बाहर झांकने लगता है। उसे दिखाई देता है संजिन वू एक रेस में भाग रहा होता है। पीटीआई उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसके पीछे जल्दी से ट्रैक फील्ड क्लब के एक मेंबर को बुलाता है और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़का संजिन वू वह तुम्हारे क्लब के स्टूडेंट के साथ रेस क्यों कर रहा है? वो क्लब मेंबर पीटीआई को बताता है, यह लड़का ट्रैक फील्ड कैंप को ज्वाइन करना चाहता है। इस क्लब को ज्वाइन करने से पहले हमारे मेंबर जीत चुका है। इसके अंदर कितना स्टेमिना है। अब तक यह लड़का इस पूरे ग्राउंड में 20 से भी ज्यादा चक्कर लगा चुका है और अभी तक थका भी नहीं है। और पीटीआई के मन में संजिन वू को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आने लगती है और वो सोचने लगता है कि और मैं संजिन वू के बारे में बहुत ही ज्यादा गलत सोच रहा था और वो अजीब सा मॉन्स्टर भी मैंने गलत देखा था और मेरे को कोई गलत फहमी हो गई थी होगी। ये कहते हुए वो पीटीआई संजिन वू की तरफ देखता है और इस बार जैसे ही संजिन वू को देखता है वापस से उसकी हालत खराब हो जाती है। उसको वापस से संजिन वू के पीछे वो शैडो मॉन्स्टर दिखाई देता है। इसी टाइम पर वो शैडो मॉन्स्टर वो खिड़की के पास आ जाता है और हू करके उस पीटीआई को बुरी तरह से डरा देता है। ये देखकर वो पीटीआई की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है।
जो क्लब मेंबर होता है वो पीटीआई से पूछता है, सर आपको क्या हुआ? पीटीआई की होश पूरी तरह से उड़ चुकी होती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम शाम का सीन देखते हैं। वो जिन अपने साथी ऑफिसर के साथ में एक रेस्टोरेंट के अंदर आया है। वैसे तो ये दोनों केवल मजे करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन बात बढ़ जाती है। विजुन अपने साथी ऑफिसर को उस क्रिमिनल के बारे में बताता है जिसे वोजिन के सामने एक शैडो मास्टर ने मार दिया था, जो कि वो शैडो मास्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वोजिन की ये सारी बातें पीटीआई पार्क गलती से सुन लेता है, जो कि उस टाइम पर उसी रेस्टोरेंट में होता है। वो खड़ा होकर वोजिन से कहता है, किसी एंड मोस्टर के बारे में बात कर रहे थे, जो एंड मोस्टर होता है और ह्यूमन की बॉडी मर्ज हो गई हो। विजिन और पीटीआई के बीच में बहुत सारी बातें होती है और कुछ बातें हमें पता नहीं चलती है, और उसी बीच सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं ट्रैक फील्ड के स्वीप मेंबर प्रैक्टिस रेस में भाग रहे होते हैं। क्लब के अंदर संजीनू के साथ में योन गिल ने भी ज्वाइन कर लिया है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो हाँफते हुए उस रेस में दौड़ रहा था। संजीनू से योन गिल की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो जल्दी से अपने एक शैडो मास्टर से, जिसका नाम वेनविन है, जिसको इशारा करते ही वो योन गिल के शैडो के साथ चला जाता है। उसके ऐसा करते ही योन गिल की रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा रफ्तार से भागने लगता है। इस प्रैक्टिस रनिंग को बिल्डिंग के ऊपर से पीटीआई भी देख रहा होता है। वो वहाँ पर खड़ा होकर संजीनू के साथ में वोजिन के साथ जो बातें हुई थी उस बारे में सोचकर, जो कि हमें अभी भी नहीं बताई जाती, संजीनू समझ चुका था कि पीटीआई की पूरी नजर उसी के ऊपर है। विलुन कहता है, क्या करना चाहिए इसका? आप कहो तो इसकी पूरी याददाश्त भुला देता हूँ, उसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। संजीवनी कहता है, नहीं, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसके ऊपर नजर बना के रखो, जब कुछ करना होगा तो देख लेंगे। इसी के साथ क्लब ट्रेंड खत्म होती है। संजीवनी और बाकी के मेंबर अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वोजिन भी यहीं पर है। डिटेक्टिव को पूरी बातें पता चल चुकी थी, थोड़ा बहुत पता चल चुका है, जो कि उसे पीटीआई ने बताया है। पीटीआई ने वोजिन को बताया कि एक स्टूडेंट है जिसके आसपास शैडो मास्टर दिखाई देते हैं। इसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वोजिन संजीनू के स्कूल में आया है, लेकिन उसके सामने एक दिक्कत है। वो संजीनू से किस तरह से बात करेगा? वो सीधे जाकर संजीनू से ये तो नहीं कह सकता कि तुमने किसी एंड मास्टर को देखा है जो कि इंसान की तरह दिखाई देता है। अगर विजुन ने संजीनू से इस तरह से बात की तो संजीनू वोजिन को पागल समझ सकता है। ये सब अच्छे से सोचने के बाद में वोजिन एक अच्छी सी स्क्रिप्ट तैयार करके संजीनू से बात करने के लिए जाता है। वो सीधे संजीनू के क्लास में पहुंच जाता है और क्लास रुकवा देता है और चलते क्लास में से संजीनू को बाहर निकाल देता है, जिससे पूरे क्लास के अंदर संजीनू का अलग ही डेमो बन जाता है। इस लड़के को एक पुलिस वाला बुलाने आया है, मतलब ये बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद में संजीनू उस क्लास से बाहर आ जाता है। डिटेक्टिव और संजीनू के बीच में बातें होती है। डिटेक्टिव संजीनू को एक तस्वीर दिखाता है जो कि उस एंड मोस्टर की होती है। वोजिन संजीनू से पूछता है, इस मोस्टर को हमने किस लिए तैयार किया है? क्या तुमने ऐसा कुछ देखा है? संजीनू कहता है, हाँ मैंने देखा है। वोजिन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, एक सेकंड भी मत रुकना, ये केस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना करके वोजिन थोड़ा शांत होता है और एकदम नॉर्मली संजीनू से पूछता है, मुझे पता है थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो लोग डर गए होंगे, मुझे पता है। और पूछता है, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? संजीनू कहता है, हाँ मैंने देखा है। वोजिन कहता है, कहाँ पर? इसे मैंने एक टीवी शो में देखा है, एक कार्टून आता है उसमें मैं इस कैरेक्टर को देखा था। ये सुनकर वोजिन का फेस उतर जाता है और संजीनू खुश हो जाता है, क्योंकि जब मोस्टर के मॉडल उत्पन्न हो रहे थे तो विजुन ने संजीनू की बहुत ज्यादा मदद की हुई थी। विजुन कहता है, आपको बस इतनी बात करनी थी। संजीनू कहता है, हाँ इतनी ही करनी थी। संजीनू कहता है, ये तस्वीर मुझे दे दीजिए, मैं और लोगों को दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएंगे। विजुन वो तस्वीर देख के वहाँ से चला जाता है। वोजिन के वहाँ से जाने के बाद में संजीनू से उसका एक शैडो मास्टर पूछता है, आपने इसको सब कुछ सही सही बताया क्यों नहीं? संजीनू कहता है, अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अभी तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, ऐसे ही चलने देना चाहिए। ये कहकर संजीनू अपने क्लास के अंदर आ जाता है। अब क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर संजीनू से मिलने आया था, इसलिए पूरी क्लास में संजीनू का बहुत बुरा नाम हो जाता है। लड़कियां संजीनू से बात करने लगती है। वो उससे पूछने लगती है कि ऑफिसर तुमसे मिलने क्यों आया था? संजीनू कहता है, मैं इस ऑफिसर को पर्सनली जानता हूँ, काफी लंबे समय से। ये सुनकर लड़कियां पागल हो जाती है। वो कहती है, ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि एक पुलिस वाला तुम्हारा दोस्त है, तुम तो बहुत ही पॉपुलर हो। और इसी के साथ ही संजीव से जलने वाले वहाँ पर आ जाते हैं। इस सारी भीड़ को चिढ़ते हुए वहाँ से एक लड़का वहाँ से बाहर आता है और संजीव से कहता है, तुम्हें ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, अक्सर पुलिस क्रिमिनल से ही मिलने के लिए आती है, तुम्हें ज्यादा सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो। वो लड़का अपनी बात को पूरी कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर ग्रैंड फील्ड क्लब के मेंबर्स आ जाते हैं और उस लड़के के साथी को धर लेते हैं और उन दोनों से कहने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ट्रैक फील्ड के मेंबर को इस तरह से परेशान करने की? संजीव ट्रैक फील्ड क्लब के कैप्टन से पूछने लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत थी, हमने तुम्हें देखा, तुम्हें मदद की जरूरत थी इसलिए हम आ गए, वो लड़के तुम्हें कैसे परेशान कर रहे थे? कैप्टन कहता है, वैसे हाँ, एक कारण है,
हम तुम्हें बताना भूल गए थे, जब क्लब में एक नया मेंबर आता है तो उसकी खुशी में हम पार्टी देते हैं। तो आज हमने पार्टी रखी है तुम्हारे और योन गिल के ऐड होने के कारण। तुम दोनों टाइम से पहुंच जाना। ये कहते हुए वो दोनों मेंबर्स जाने लगते हैं। इस टाइम पर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कों ने 2 नहीं 4 लोगों को धर रखा है और ये लड़के वही हैं जो संजीनू को जबरदस्ती ग्लव्स उतरवाए थे। संजीनू कैप्टन से पूछता है, आप इन चारों का क्या करने वाले हो और कहाँ लेके जा रहे हो? कैप्टन बोला, अभी तक हमने सोचा नहीं है, हम इन्हें आगे लेके जा रहे हैं, हम आगे सोचेंगे इनके साथ करना क्या है। ये कहते हुए वो दोनों मेंबर उन चारों को गला को दबाते हुए वहाँ से ले जाते हैं और संजीनू अपनी क्लास खत्म करके इसके बाद में ट्रैकफील्ड क्लब के सभी मेंबर और संजीनू और योन गिल पार्टी के लिए कहीं पर जाने लगते हैं और रास्ते में उन लड़कों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो संजीनू को परेशान कर रहे होते हैं। संजीनू कहता है, कोई बात नहीं, मैं उन्हें संभाल लूंगा और ये जो आपने किया है इसके बाद उनकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी। और इसके बाद डिटेक्टिव वुजिन वहाँ पर पहुँच जाता है और संजीनू से बात करने के लिए कहता है। ये सुनकर संजीनू डिटेक्टिव के साथ रुक जाता है। योन गिल और क्लब के मेंबर आगे बढ़ जाते हैं। क्लब का कैप्टन संजीनू से कहता है, ज्यादा देर मत लगाना, तुम्हारा दोस्त योन गिल हमारे साथ में है, ये हमारे पास तब तक बंदी रहेगा जब तक तुम आओगे नहीं। इसे छुड़ाना है तो सही टाइम में पार्टी में पहुंच जाना। ये कहते हुए कैप्टन योन गिल को मजाक मजाक में दबाते हुए वहाँ से चला जाता है। संजीनू डिटेक्टिव से कहता है, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, आप देख रहे हो इन्होंने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है, मेरे को जल्दी से जाना है, आपको जो बात करनी है जल्दी से कीजिए। तभी वुजिन कुछ कहता है। संजीनू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी वुजिन कहता है कि संजीनू, क्या तुम यही हो? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें ये फ्लैशबैक उस टाइम का है जब डिटेक्टिव संजीनू से मिलने उसके स्कूल आया था, यानी कि आज सुबह का। उस टाइम पर जब डिटेक्टिव संजीनू से बात कर रहा था तब डिटेक्टिव से संजीनू ने उस तस्वीर को मांगा था। उस तस्वीर को लेते वक्त संजीनू का हाथ धीरे से डिटेक्टिव के शरीर से टच हो गया था। सीन उस समय का तो उस समय कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। डिटेक्टिव बड़े आराम से स्कूल से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद इफेक्ट होना शुरू हुआ। डिटेक्टिव को संजीनू से आवाज आने लगी जिसमें संजीनू कह रहा था कि क्या आपको मुझ पर भरोसा है? ये सब बातें संजीनू के मन में घूमने लगी और किस तरह उसने मॉन्स्टर से फाइट किया था और किस तरह उसने सभी को हराया। और संजीनू का ये सब सोच कर सर खराब होने लगता है और वो सर पकड़ के बैठ जाता है और यहीं से फ्लैशबैक खत्म होता है। हमें दूसरा सीन दिखाते हैं और संजीनू कहता है, ज्यादा इंतजार मत करना, और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और थोड़ा टाइम बीतता है। अप्रैल महीना शुरू हो चुका है। इस महीने के अंदर काफी सारी चीजें होने वाली है जो कि शुरू होती है एक डेजर्ट के अंदर। एक दुर्घटना के साथ में एक आदमी है जो कि डेजर्ट के अंदर घूम रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है और वो जल्दी से इमरजेंसी नंबर में कॉल कर देता है। वहाँ पर कुछ खतरनाक सा दिखाई दे रहा है और उस कॉल को एक गर्ल उठा लेती है और वो कहने लगती है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ बताइए। रेगिस्तान के अंदर जो आदमी होता है वो कहने लगता है, मेरे सामने एक चीज है जो बुरी तरह से टूट चुकी है और उसके अंदर बहुत सारे फटे हुए चीजें हैं और जो मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इमरजेंसी कॉल पर जो लड़की फोन उठाई है वो कहती है, प्लीज आप मुझे सच सच बताइए, क्या वहाँ पर बिल्डिंग है जो टूटने वाली है? वो आदमी कहता है, यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर आसमान है जो कि उसमें दरार पड़ा हुआ है और मैं जो देख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ उसमें मेरे को जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है। इसके बाद में हम उस आसमान को देखते हैं जिसमें सच में क्रैक पड़े हुए होते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन संजीनू के पास पहुंच जाती है। ये पता चलते ही संजीनू एक रूलर से मिलने जाता है और उसे पूछता है, क्या ये सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? रूलर कुछ कर रहे होते हैं जिसका साइड इफेक्ट है। संजीनू के पास में जो रूलर बैठा होता है वो कहता है, नहीं, इसमें रूलर साहब का कोई हाथ नहीं है। इसमें देखा जाए तो ये कनेक्टेड है। एक नए तरह का जीव हमारे तरफ आ रहा है जो कि एक अलग ही तरह का खतरा है, जो कि एक रीइंकार्नेशन के कारण ही होता है और ये जो रीइंकार्नेशन हुआ था उससे ये अलग है जिससे ये खतरा आया है और इस खतरे का नाम है टाइटन्स। टाइटन्स बड़े बड़े जीव हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। संजीनू कहता है, ये सब सुन के तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम सही कह रहे हो, ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है और अर्थ के ऊपर टाइटन्स का आना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब तक जितने भी रीइंकार्नेशन हुआ है इसमें टाइटन्स इस तरफ नहीं आए हैं। टाइटन्स हमारे वेल के ऊपर अटैक करने वाले होते थे, लेकिन इस बार अर्थ के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। ये जो तुम बदलाव किए हो इसी वजह से उनका टारगेट भी बदल गया है। इनका टारगेट अर्थ ही है। संजीनू कहता है, मतलब ये सब मेरी वजह से हो रहा है? वहाँ पर बैठा आदमी बोलता है, हाँ, मतलब इस मुसीबत से मुझे ही निपटना होगा। रूलर कहता है, नहीं। रूलर बोलता है, तुम्हें इस मुसीबत से निपटने के लिए हम लोग कुछ लोग भेजेंगे। संजीनू कहता है, नहीं, बहुत टाइम लगेगा, मैं इससे खुद ही निपट लूंगा। इसके बाद में हम उस रेगिस्तान का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे सैनिक को तैनात किया गया है और कुछ साइंटिस्ट को भी बुलाया गया है जिससे यह पता लगाने के लिए कि आसमान में ये क्रैक किस वजह से आए हैं। उन्हें ऐसा लगता है
कि इस क्रैक से होते हुए एलियंस इस अर्थ में आएंगे, इसीलिए आर्मी ने अपनी टीम को यहाँ तैनात किया है, जिन्हें देखकर जनरल बहुत ही ज्यादा खुश है। और इस क्रैक से आते हुए जो भी आएगा वो इस क्रैक के जरिए आर्मी द्वारा मारा जाएगा। जनरल इतना ही सोचता है कि वहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगता है। जितने भी टैंक्स और जितने भी गन्स आर्मी लेकर आई होती है वो हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि ये सब संजीनू कर रहा है। संजीनू इस आर्मी के ऊपर नजर बनाए रखा है। संजीनू कहता है इस टैंक का इस फाइट के अंदर कुछ भी काम नहीं है। ये टैंक्स टाइटन्स का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये जंग मेरी है जिसे मुझे ही खत्म करनी होगी। एक मोरार्च जो कि एक खंडर है, जिसे यूज करने के बाद वहां पर तलवारें और ब्लेड्स दिखाई देती है। फिर वह स्किल को यूज करना बंद कर देता है, जिससे वे सारे वेपन्स और टैंक जमीन पर गिर जाते हैं। जनरल अभी भी बहुत ज्यादा चौंका हुआ होता है और जब जनरल आसमान की ओर देखता है तो बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देती है और वहां से जहाँ पर क्रैक थे वहां से पोर्टल दिखाई दे रहे हैं, जिस पोर्टल से कुछ बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े टाइटन्स अर्थ के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद में हमें पता चलता है संजीनू उन टैंक्स को हवा में उड़ा रहा था तब, और उन्हें वहां से दूर लेके जा रहा था। जब रू टाइटन्स हैं उस जगह पर संजीनू के अलावा वहां पर कोई भी नहीं है। टाइटन्स की नजर सबसे पहले संजीनू पर पड़ती है। टाइटन्स संजीनू से कहते हैं क्या तुम हमसे फाइट कर पाओगे? तुम अकेले आए हो, क्या तुमसे फाइट हो पाएगा? तुम्हें यह नहीं लगता कि तुमने यहाँ आकर गलती कर दी है? क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ पर अकेला हूँ? तुम फिर से गिनो, क्या मैं अकेला नजर आ रहा हूँ? और फिर संजीनू के पास जितने भी शैडो मॉन्स्टर होते हैं उन सबको बाहर निकालने लगता है। पूरी की पूरी शैडो मॉन्स्टर बाहर आ जाती है और कुछ ताकतवर मॉन्स्टर भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और संजीनू कहता है अटैक, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें प्रेसिडेंट मेंशन का शिफ्ट दिखाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है और किस तरह आसमान पर क्रैक पड़ गए हैं और किस तरह टाइटन्स का अटैक हो गया है। इसलिए प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें एक बड़े से स्क्रीन पर टाइटन्स और संजीनू को दिखाया जाता है। संजीनू के साथ में बहुत ज्यादा क्रीचर होते हैं जो कि सारे के सारे शैडो मॉन्स्टर होते हैं। उस रूम में जो भी बैठा है उनको कुछ भी पता नहीं होता है कि ये सब क्या है, और वे जनरल से पूछने लगते हैं ये टाइटन्स के साथ जो लड़ रहा है वो लड़का कौन है, और ये जो सब कुछ चल रहा था वो हमें पता क्यों नहीं चला। ये सब सुन के जनरल कहता है हम भी ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। यहाँ से सीन लड़ाई के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ संजीनू के मॉन्स्टर उस टाइटन्स के ऊपर बहुत ज्यादा हमला कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर का यह अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। टाइटन्स चारों तरफ मर रहे होते हैं। एक तरफ सभी मॉन्स्टर उन टाइटन्स के ऊपर हमला कर रहे हैं और एक तरफ संजीनू भी अपने तरीके से उन पर हमला कर रहा है। और संजीनू के पास में उड़ती हुई बहुत सारी तलवारें थी जिसको पीछे से टाइटन्स के ऊपर बहुत तेजी से हमला कर रहा है। उन सभी टाइटन्स में से एक टाइटन जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है उसके ऊपर संजीनू अपने तलवार से अटैक करता है तो वो टाइटन अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्ड कर लेता है। संजीनू की ब्लेड उस पर बिल्कुल नहीं घुस रही होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी ब्लेड बेकार है, ये मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। ये सुनकर संजीनू जोर से उछलता है और कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ अलग है। ये कहते हुए संजीनू अपने शैडो स्किल का उपयोग करता है और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा क्लो बन जाता है जिसका साइज उस टाइटन के साइज से भी बहुत बड़ा होता है। और संजीनू के इस बड़े हाथ के सामने टाइटन बिल्कुल भी नहीं टिकता और जैसे ही हाथ बढ़ता है टाइटन जमीन पर गिर जाता है और चारों तरफ धूल छा जाता है और धूल में से आवाज आती है। हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस छोटे से प्लेनेट में इतना ताकतवर जीव होगा। हमने तुम्हारे ग्रह के ऊपर रिसर्च की हुई है जिसे हमें पता चला है कि जिसका शरीर ज्यादा बड़ा होता है उसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है, लेकिन टाइटन में ये सब ज्यादा अलग होती है। जो ताकतवर टाइटन होता है वो अपने शरीर को श्रिंक कर सकता है और अपने शरीर को छोटा करके एक फाइट के अंदर भी बंद कर सकते हैं, और मैं उन्हीं टाइटन में से एक हूँ। तुम मेरा सामना किस तरह से करोगे? अब मैं सेकंड रूप में आ गया हूँ जिसमें मैं फुल फोर्स का उपयोग करूंगा। अब तक तुमने जो भी फाइट देखी है वो भी तो कुछ नहीं है, असली फाइट अब शुरू होगी। वो छोटा टाइटन कह ही रहा होता है कि संजीनू के 3-4 मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है। वो तीनों चारों मॉन्स्टर उस टाइटन को मारते जाते हैं। उनमें से एक कहता है आपकी बातें बहुत ज्यादा लंबी चल रही थी जिसे सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, तो हमने इस पर अटैक कर दिया। गलत तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल सही किया। संजीनू कहता है इसके साथ बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था, खत्म कर दो इसे पूरी तरह से इस फाइट को जीत जाओ। संजीनू के इतना ही कहते ही अटैक और ज्यादा तेज कर दिए जाते हैं। इसके बाद में हमें वापिस से उस मीटिंग एरिया का सीन दिखाई देते हैं। उस मीटिंग एरिया के जितने भी ऑफिसर बैठे होते हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। प्रेसिडेंट तो हाथ खड़ा कर देता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, और अगर पता लगाना है तो मुझे पता है कि कौन मदद कर सकता है। इस सब के बारे में हमें उससे बात करनी होगी। प्रेसिडेंट इतना कहते ही
हमें लड़की की फोटो दिखाई देती है, जो कि पीछे की साइड से आधे बंदों को पता चल ही चुका होगा कि ये तस्वीर किसकी है। बाकी आधे लोग जो कि मेरे जैसे हैं उनको पता नहीं चला, उन्हें ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। दोस्तों, सेकंड एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।